नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे सर्वनाम। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सर्वनाम कहते किसे हैं। तो सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि जहाँ पर संज्ञा शब्द प्रयोग में किए जाते हैं उन संज्ञा शब्दों को हटा करके वहाँ पर जो प्रयोग किया जाता है शब्द किया जाता है वह शब्द सर्वनाम कहलाता है। जैसे उदाहरण, उन्हें, तुम्हें, मैं, वह, आप आदि। अब मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, उसे आप ध्यान से सुनेंगे और उसमें ये पता करेंगे कि सर्वनाम शब्द कहाँ कहाँ प्रयोग में आए। तो दीनू एक माली है, दीनू एक माली है। उसका असली नाम दीनानाथ राजौरा है। उसका असली नाम दीनानाथ राजौरा है। वह प्रतिदिन पार्क में जाता है। वह प्रतिदिन पार्क में जाता है। उसने पार्क में तरह तरह के पेड़ पौधे उगाए हैं। उसने पार्क में तरह तरह के पेड़ पौधे उगाए। पार्क में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल, पार्क में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हैं। यह सब उसकी मेहनत का फल है। ये सब उसकी मेहनत का फल है। अब देखिए, ये जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा है इसके अंदर सर्वनाम शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर इस पैराग्राफ में पहला उसका, वह, उसने तथा उसकी, ये जो शब्द यूज हुए हैं ये सर्वनाम शब्द है। ये संज्ञा शब्द दीनानाथ, यह शब्द संज्ञा शब्द दीनानाथ राजौरा के स्थान पर प्रयोग हुए हैं। कौन कौन से? उसका, वह, उसके, उसकी, ये शब्द दीनानाथ राजौरा के स्थान पर प्रयोग हुआ है। जो दीनानाथ राजौरा क्या है? एक संज्ञा शब्द है। उसके स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग संज्ञा को बार बार लिखना व बोलना नहीं पड़ता है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं ये समझाएगा यहाँ पर कि संज्ञा शब्द को बार बार प्रयोग में या यूज में न लाया जाए, इसके लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। अब देखिए, सर्वनाम शब्द के प्रकार। सर्वनाम क्या होता है, कौन कौन से शब्द हैं, ये हमने समझ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम के प्रकार या सर्वनाम के भेद। ओके, तो सर्वनाम मुख्य 6 प्रकार का होता है। सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। पहला प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, और ये निश्चयवाचक सर्वनाम को डेफिनेट प्रोनाउंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेफिनेट प्रोनाउन। तीसरा है अनिश्चय सर्वनाम, यानी कि इनडेफिनेट प्रोनाउन। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, जिसे रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और लास्ट छठा निजवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अब हम पहला सर्वनाम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला, सुनने वाला, बोलने वाला, सुनने वाला या प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए, बोलने वाला व्यक्ति
अपने खुद के लिए, स्वयं के लिए, सुनने वाले के लिए, बोलने वाला व्यक्ति या इन शब्दों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति अपने खुद के लिए, स्वयं के लिए, फिर जो उसके सामने सुन रहा है उसके लिए, तथा जो सुन रहा है और बोल रहा है उसके अलावा कोई अन्य पर्सन है, कोई अन्य व्यक्ति है, उसके लिए यदि वह प्रयोग करता है तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द होगा। कौन कौन सा? बोलने वाला, एक सुनने वाला, एक अन्य पर्सन, अन्य व्यक्ति जो वहाँ पर नहीं है। ये तीनों पुरुष के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है, कौन सा? संज्ञा के स्थान पर, तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम। मैं, तुम, मैं, तुम, वह, वे आदि। अब देखिए तीनों पुरुष इसमें कौन कौन से आ गए। मैं का मतलब मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ, मैं। तुम यानी कि सुनने वाला, ओके। और तीसरा जिसे हम अन्य पुरुष कहा था हमने, वो कौन? वह, वे, ये क्या है? अन्य पुरुष, ओके। अब ये तीनों पुरुष का जहाँ प्रयोग होता है, कौन कौन सा? अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अब हम पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद या तीनों प्रकार। इसमें पहला प्रकार है उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष हम पहले बता चुके हैं कि जहाँ पर हम अपने लिए जिन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अब देखिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। बोलने वाला व्यक्ति जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, बोलने वाला व्यक्ति जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए, खुद के लिए प्रयोग करता है, उन्हें हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण, मैं, मेरा, हमारा, मुझे, हमें आदि। ये सारे क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण, मैं बाजार गया, बाजार से मैंने फल खरीदे, बाजार से मैंने फल खरीदे, ओके। तो मैंने शब्द है, मैं बाजार गया, मैं, ये क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्यों? क्योंकि ये हम अपने लिए, स्वयं के लिए यूज कर रहे हैं। यानी कि बोलने वाला व्यक्ति जो अपने स्वयं के लिए, खुद के लिए जो प्रयोग करता है जिन शब्दों का, वे शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। यह हम पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ रहे हैं, और पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा प्रकार, पहला प्रकार हमने पढ़ा उत्तम पुरुषवाचक, अब दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ओके। इसे हम सेकंड पर्सन भी कहते हैं। अब देखिए, बोलने वाला व्यक्ति जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, बोलने वाला व्यक्ति जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए करता है, बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, वो शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे तू, तुम, तुम्हारा
आपका, आपको, आप, आपके लिए, ये सारे क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। उदाहरण के लिए, मैंने आपको जो काम दिया था, मैंने आपको जो काम दिया था, आपको क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। आपको जो काम दिया था वो काम आपने किया, आपने किया, आपने क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा प्रकार अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे, जिसे हम थर्ड पर्सन भी कहते हैं। ओके, तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला, बोलने वाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला और सुनने वाला किसी अन्य पुरुष के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है। बोलने वाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला, सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है। यानी कि बोलने वाला और सुनने वाला के अलावा जो तीसरा व्यक्ति है जो वहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो वो पुरुष क्या कहलाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, वह, वे, उनका, उन्होंने, उसे, उसका। देखिए एक उदाहरण बोलता हूँ। वह राम, सॉरी, वो जो कल यहाँ आए थे, वो जो कल यहाँ आए थे वो मेरे मामा हैं। वो जो कल यहाँ आए थे वो मेरे मामा हैं। ओके, यहाँ पर वो शब्द प्रयोग हुआ है, लेकिन वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, यहाँ पर नहीं है। यानी कि बोलने वाला, सुनने वाले के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति की बात की जा रही है। वो, तो वो क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, अब हम सर्वनाम का दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम हमारा पूरा हो चुका है। अब हम दूसरा प्रकार सर्वनाम का निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे नाम से पता चल रहा है, निश्चय यानी कि डेफिनेट, फिक्स, जिन सर्वनाम शब्दों से निकट या दूर स्थित निश्चित वस्तु, जिन सर्वनाम शब्दों से निकट यानी कि पास में और दूर स्थित कोई निश्चित वस्तुओं या व्यक्तियों या प्राणियों के लिए प्रयोग किया जाता हो या उसका बोध होता हो, बोध का मतलब जानकारी प्राप्त होती हो, तो उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। देखिए कंडीशन क्या है, शर्त क्या है? निकट यानी कि पास में या दूर, लेकिन क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। वो वस्तु भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकती है, या कोई अन्य प्राणी भी हो सकता है। ओके, तो उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे उदाहरण बताता हूँ, यह विशाल का घर है, यह विशाल का घर है। फिक्स है कि ये जो घर है वो किसका है? विशाल का है। ये जो घर है वो किसका है? विशाल का है। फिक्स है, निश्चित है, उसी का है
वो दूसरे का नहीं है, राम का नहीं, श्याम का नहीं है, वो विशाल का ही है, निश्चित। दूसरा उदाहरण देखते हैं, वह दीपू है। वह कौन है? दीपू है। उसका नाम दीपू है, वो दीपू ही है। वो राम नहीं है, वो श्याम नहीं है, वो लखन नहीं है, वो दीपू ही है, निश्चित है, वो दीपू ही है। ओके। इन्होंने आपको बुलाया। इन्होंने आपको बुलाया, फिक्स, आपको ही बुलाया। जो बुला रहे हैं वो किसको बुला रहे हैं? आपको बुला रहे हैं, फिक्स, निश्चित। अब देखिए, निकट या दूर की स्थिति ध्यान में रखिएगा। निकट या दूर, वो व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, या कोई अन्य प्राणी हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ओके। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम का तीसरा प्रकार, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओके। निश्चयवाचक सर्वनाम का अपोजिट, उल्टा, निश्चयवाचक सर्वनाम का उल्टा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे नाम से पता चल रहा है कि अनिश्चय, इसका अपोजिट या विलोम शब्द। देखिए, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति अथवा प्राणी के लिए किया जाता है। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी अनिश्चित, फिक्स नहीं हो, अनिश्चित किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी, कोई भी जीव हो सकता है, उसके लिए यदि हम प्रयोग कर रहे हैं तो वो शब्द क्या कहलाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, कोई रो रहा है। अब आवाज़ तो आ रही है रोने की, ये भी हमें पता चल रहा है कि रो रहा है, लेकिन कौन रो रहा है ये हमें पता नहीं है। लेकिन कोई सर्वनाम से कोई रो रहा है, लेकिन कौन रो रहा है पता नहीं, फिक्स नहीं है कि इतने सारे बच्चे बैठे हैं, उसमें से रोने की आवाज़ आ रही है, लेकिन हमें पता नहीं कि एक्चुअल में रो कौन रहा है। तो क्या हो? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। रो रहा है ये तो तय है, लेकिन कौन रो रहा है पता नहीं, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा, किसी के साथ बाजार चले जाना। किसी के साथ बाजार चले जाना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला उदाहरण है, घर जाकर कुछ खा लेना। घर जाकर के कुछ खा लेना। अब क्या खाएगा? रोटी खाएगा, फल खाएगा, पता नहीं, कुछ खा लेना। कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। खा लेना कुछ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए, सर्वनाम के हम 3 प्रकार पढ़ चुके हैं। अब हम चौथा प्रकार पढ़ते हैं। चौथा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि हमने पहले बताया था, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध, रिलेशन। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में, जो सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताता हो। जो सर्वनाम शब्द वाक्य के या सेंटेंस के अंदर जो अन्य संज्ञा और सर्वनाम शब्द आ रहे हैं उसके साथ संबंध या रिलेशन बताते हो। रिलेटिव का मतलब ही संबंध है, संबंध बताना, यानी कि एक सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्दों के साथ रिलेशन, संबंध बताता हो, वो क्या कहलाता है? संबंधवाचक सर्वनाम। क्या कहलाता है? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण देखते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये एक लोकोक्ति है, आपने बहुत सुनी होगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब देखिए, जिसकी उसकी क्या है? रिलेशन, संबंध है दोनों के बीच, कि लाठी जिसकी भैंस भी उसी की है। ओके, क्या है? संबंध बीच में, एक दूसरे के बीच में जुड़ा हुआ है।
तो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। जो करेगा सो भरेगा, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसे फल भुगतना पड़ेगा। जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। ओके, ये भी आपने बहुत सुना होगा, जो करेगा सो भरेगा, ये भी लोकोक्ति है। तो इनके बीच क्या है? रिलेशन बताया जा रहा है। जो करेगा सो भरेगा, जो जिसने ये कर्म किया है उसी को ये भोगना पड़ेगा। रिलेशन है दोनों के बीच, संबंध बताया जा रहा है। तो ये क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है 5वां, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रश्न, क्वेश्चन जहाँ पूछा जा रहा हो या इसका पता चल रहा हो कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता हो, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता हो, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देता हूँ, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? ओके, प्रश्न पूछा जा रहा है, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, अगला है निजवाचक सर्वनाम। देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करता हो, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ओके, उदाहरण, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा। मैं अपने आप ही चला जाऊंगा। मुझे ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो स्वयं ही खुद ही चला जाऊंगा। मैं, अपनी खुद की बात की जा रही है, मुझे ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। खुद के लिए बात हो रही, स्वयं के लिए बात हो रही है, निजवाचक सर्वनाम। दूसरा उदाहरण, मैं यह काम स्वयं कर लूँगा। मैं ये काम स्वयं कर लूँगा, मुझे किसी की हेल्प की या मदद की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद ही स्वयं ही ये काम कर लूँगा। तो क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। अगला उदाहरण देखो, वे खुद सामान खरीद कर लाएंगे। वे स्वयं सामान खरीद करके लाएंगे, वो दूसरों को नहीं बेचेंगे, वो खुद ही स्वयं ही सामान खरीदेंगे और लाएंगे। स्वयं के लिए बात हो रही है, खुद के लिए बात हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट वस्तु, आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम दोनों रूपों में होता है। आप शब्द का प्रयोग निजवाचक और पुरुषवाचक, हमने पहले पढ़ा था पुरुषवाचक, उसमें और निजवाचक सर्वनाम दोनों में आप शब्द का प्रयोग होता है। इसका विशेष ध्यान रखना होगा। तो आप शब्द का विशेष ध्यान रखना है, ये निजवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सर्वनाम शब्द या सर्वनाम शीर्षक का अध्ययन यहीं तक, आज का अध्याय यहीं तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में अगले शीर्षक के साथ। तो आज तक के लिए यही, धन्यवाद।